जय हिंद दोस्तों। मैं रवि रंजन राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग राज व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण टॉपिक न्यायपालिका के महत्वपूर्ण सवालों का डिस्कशन करेंगे, जो बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार सचिवालय सहायक एवं तमाम एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके मित्र भी लाभ उठा सके। तो आइए आज के पहले सवाल को देखते हैं। देखेंगे आज का पहला सवाल है, उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। देखेंगे ऑप्शन है संसद के अनुमोदन से, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति के अनुमोदन से, ऑप्शन सी है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बहुमत से तय करें, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आप लोग बताएंगे उच्चतम न्यायालय जो है दिल्ली के अलावा भी अन्य स्थान पर सुनवाई कर सकता है, इसका निर्णय कौन लेता है? तो देखेंगे आंसर होगा राष्ट्रपति के अनुमोदन से। आंसर हो जाएगा बी। देखेंगे संविधान के अनुच्छेद 130 में वर्णित है कि अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अगर चाहते हैं सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही को दिल्ली के अलावा अन्य स्थान पर कार्यवाही संचालित करे, तो राष्ट्रपति से अनुमति लेकर वो संचालित कर सकते हैं। और देखेंगे अभी तक भारत में 2 बार ऐसा हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही नई दिल्ली के अलावा हैदराबाद और श्रीनगर में इसकी कार्रवाई संचालित किए गए हैं। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे 2 नंबर सवाल कहता है, निम्नलिखित में से किसे अभिलेख न्यायालय माना जाता है? अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, निम्नलिखित में से किसे अभिलेख न्यायालय माना जाता है? ऑप्शन ए है उच्चतम न्यायालय को, ऑप्शन बी है उच्च न्यायालय को, ऑप्शन 3 है अधीनस्थ न्यायालय को, ऑप्शन 4 है लोक अदालत को। देखेंगे यहां से कूट शुरू हो रहा है, केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 1 और 3, ऑप्शन सी है केवल 1 और 2, और ऑप्शन डी है केवल 1, 2 एवं 3। तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे किसे अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है। तो देखेंगे इसका आंसर होगा उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय को और उच्च न्यायालय को कहा जाता था। देखेंगे ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी में है 1 और 2। देखेंगे संविधान के अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कहा गया है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, और उच्च न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 215 में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड यानी अभिलेख न्यायालय कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है। देखेंगे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता क्या है, अभिलेख न्यायालय होता क्या है? तो आप जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के हर एक फैसले को निचली अदालत एक रिकॉर्ड के रूप में प्रस्तुत करते हैं। साथ ही साथ सर्वोच्च न्यायालय के दिए गए फैसले को अगर कोई मानने से इनकार करता है यानी उसके निर्णय की अवहेलना करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास यह अधिकार है कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का भी आरोप उस पर लग सकता है। आइए आज के तीसरे नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे तीसरे नंबर सवाल है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में निम्न में से कौन सही है? देखेंगे 3 नंबर सवाल है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में निम्न में से कौन सही है? ऑप्शन ए है सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय के संबंध में निम्न में से कौन सही है? सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है। ऑप्शन है केवल मुख्य न्यायाधीश को निर्णय परिवर्तित करने का अधिकार है। ऑप्शन डी है केवल विधि मंत्रालय को निर्णय परिवर्तित करने का अधिकार है। तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा
सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है। देखेंगे इसे न्यायिक पुनर्विलोकन कहा जाता है। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 137 में है। न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन। देखेंगे इसे जुडिशरी रिव्यू कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने दिए गए निर्णय को, सर्वोच्च न्यायालय अपने दिए गए पूर्व के निर्णय को बदल सकता है। जुडिशरी रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा बी। और देखेंगे यह सिद्धांत कहां से लिया गया है, तो यह व्यवस्था जो है यूएसए से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। लोक अदालत के फैसले को निम्न में से किस न्यायालय में चुनौती दी जाती है? देखेंगे एक में है उच्च न्यायालय में, ऑप्शन 2 है उच्चतम न्यायालय में, ऑप्शन 3 है अधीनस्थ न्यायालय में और ऑप्शन 4 है परिवार न्यायालय में। देखेंगे कूट है, ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है केवल 1 एवं 2 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताएंगे लोक अदालत के निर्णय को किस न्यायालय में अपील किया जाता है, चुनौती दिया जाता है? तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। देखेंगे लोक अदालत के फैसले को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जाता है, क्योंकि लोक अदालत में जो भी निर्णय होते हैं आपसी सहमति से लिए जाते हैं। इसलिए लोक अदालत के फैसले को भारत के किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जाएगा। आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। आइए आज के 5वें नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे 5वां नंबर सवाल आपके सामने है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित की जाती है। देखेंगे यह जो हम लोग सवाल डिस्कशन कर रहे हैं 70वीं बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार सचिवालय के लिए भी आई है, साथ ही साथ बीपीएससी TR 4 के लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें। देखेंगे यह सवाल बीपीएससी में पूछा भी जा चुका है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित की जाती है किसके द्वारा? ऑप्शन ए है संसद द्वारा, ऑप्शन बी है विधानमंडल द्वारा, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति द्वारा और ऑप्शन डी है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। तो आप लोग बताएंगे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कौन निर्धारित करता है? तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। देखेंगे अनुच्छेद 216 में इसका वर्णन है। कहा गया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होगा तथा अन्य उतने न्यायाधीश होंगे जितना राष्ट्रपति तय करेगा। यानी इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति और आंसर अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद हो जाएगा 216। लेकिन वहीं पूछेगा सुप्रीम कोर्ट, अगर पूछेगा सुप्रीम कोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कौन तय करता है, तो उसका आंसर हो जाएगा संसद। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे 6ठे नंबर सवाल है तदर्थ न्यायाधीश एडहॉक जस्टिस की नियुक्ति की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी है उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी है अधीनस्थ न्यायालय और ऑप्शन डी है केवल ए एवं बी। आप लोग भी बताएंगे तदर्थ न्यायाधीश, एडहॉक न्यायाधीश की नियुक्ति किस न्यायालय में की जाती है? देखेंगे तदर्थ न्यायाधीश को अस्थायी न्यायाधीश भी कहा जाता है। इसकी नियुक्ति कहां की जाती है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति से अनुमति लेकर सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। देखेंगे तदर्थ न्यायाधीश का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 127 में किया गया है। देखेंगे किन परिस्थितियों में नियुक्ति की जाती है? अगर सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाही को संचालित करने के लिए गणपूर्ति, देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाही को संचालित करने के लिए अगर गणपूर्ति पूरा नहीं होता है तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति से अनुमति लेकर एडहॉक जस्टिस का नियुक्ति करते हैं
और देखेंगे यह व्यवस्था कहां से लिया गया है, तो देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय में जो एडहॉक जस्टिस का जो नियुक्ति होता है, यह प्रक्रिया, यह व्यवस्था फ्रांस के संविधान से लिया गया है। तो आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे 7वें नंबर सवाल आपके सामने है, उच्च न्यायालय में अपर, देखेंगे यहां पर अपर होगा, अपर एवं कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति एडिशनल एंड एक्टिंग जज कितने दिनों के लिए की जाती है। देखेंगे ऑप्शन ए है 5 वर्ष, ऑप्शन बी है 2 वर्ष, ऑप्शन सी है 65 वर्ष के लिए और ऑप्शन डी है 62 वर्ष के लिए। आप लोग बताएंगे उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में अपर एवं कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति कितने दिनों के लिए की जाती है। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा 2 वर्ष। देखेंगे इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 224 में की गई है। देखेंगे उच्च न्यायालय में अगर कार्य की अधिकता बढ़ जाती है, उस परिस्थिति में राष्ट्रपति जो है अपर एवं कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं 2 वर्षों के लिए, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 224 में है। आइए आज के 8वें नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे 8वें नंबर सवाल कहता है, संविधान पीठ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का गठन निम्न अनुच्छेद द्वारा किया जाता है। देखेंगे इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 142, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 143, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 145 का खंड 3 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 143 का 2। आप लोग बताएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच संविधान पीठ का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो देखेंगे आंसर हो जाएगा सी अनुच्छेद 145 का खंड 3। संविधान पीठ का गठन जब उच्च न्यायालय किसी मामले में अगर यह बात डिक्लेयर कर देता है कि इसमें संविधान की व्याख्या की आवश्यकता है, तो सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 145 के 3 के तहत संविधान पीठ का गठन करता है, जिसमें 5 या 5 से अधिक न्यायाधीशों की संख्या रहता है। 5 या 5 से अधिक न्यायाधीश रहते हैं, जिसमें बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता है। देखेंगे अनुच्छेद 143, इसमें सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकारी यानी परामर्श के सिद्धांत का वर्णन है। सलाहकारी, सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है, सलाहकारी जो है शक्ति का वर्णन है। देखेंगे अनुच्छेद 142 में सर्वोच्च न्यायालय के डिग्री का वर्णन है। ठीक है, आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे 9 नंबर सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी क्षेत्राधिकार निम्न देश से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी सिद्धांत एडवाइजरी जो है, जो डिसीजन जो है, कहां से लिया गया है। ऑप्शन ए है अमेरिका से, ऑप्शन बी है कनाडा से, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया से और ऑप्शन डी है ब्रिटेन से। क्या आंसर होगा आप लोग ही बताएंगे। सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी क्षेत्राधिकार किस देश से लिया गया है। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा कनाडा। सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि वह राष्ट्रपति को, अगर राष्ट्रपति सलाह मांगता है सर्वोच्च न्यायालय से, तो सर्वोच्च न्यायालय सलाह दे सकता है। इसका वर्णन अनुच्छेद 143 में है। यह व्यवस्था कनाडा से लिया गया। देखेंगे संविधान के स्रोत देखेंगे तो भारत में जो न्यायपालिका व्यवस्था है वो अमेरिका से लिया गया है। फंडामेंटल राइट अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है। देखेंगे ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संसद की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ब्रिटेन संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। 10 नंबर सवाल है, उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश का स्थानांतरण, उच्च न्यायालय के किसी
न्यायाधीश का स्थानांतरण दूसरे उच्च न्यायालय में करता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है संसद, ऑप्शन सी है मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी है उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। देखेंगे किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में ट्रांसफर कौन करता है? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो देखेंगे इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेकर ऐसा करते हैं, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 222 में किया गया है। अनुच्छेद 222 में इसका वर्णन है कि भारत के राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेकर एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दूसरे उच्च न्यायालय में ट्रांसफर कर सकते हैं। आइए आज के 11 नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे 11 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? देखेंगे सवाल को फिर से देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट और उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता में आते हैं? ऑप्शन ए है केंद्र एवं राज्यों के बीच विवाद, ऑप्शन बी है राज्यों के परस्पर विवाद, ऑप्शन सी है मूल अधिकारों का प्रवर्तन और ऑप्शन डी है संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। तो आप लोग बताएंगे क्या होगा आंसर। देखेंगे आंसर हो जाएगा सी, मूल अधिकारों का प्रवर्तन। देखेंगे अगर किसी नागरिक का मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में वह अपील कर सकता है। तो देखेंगे यह जो है समवर्ती क्षेत्राधिकार में आता है, यानी मौलिक अधिकार से संबंधित मामले सर्वोच्च न्यायालय में भी और उच्च न्यायालय में भी अपील किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय में अगर किसी नागरिक का मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में, ध्यान रखेंगे सिर्फ मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में, मौलिक अधिकार के साथ साथ अन्य अधिकारों के उल्लंघन होने पर अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। और हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय उस मौलिक अधिकार को लागू करवाने के लिए पांच प्रकार के रीट याचिका जारी करता है। वह कौन कौन है? तो वह है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और पांचवा है अधिकार परीक्षा। इस तरह से नागरिकों के मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रीट याचिका जारी करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, जिसका वर्णन जो है अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 32 में। आइए देखेंगे अन्य मामला जो है केंद्र और राज्य के बीच अगर विवाद होता है तो यह जो है सर्वोच्च न्यायालय का जो है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आता है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 131 में। राज्यों के बीच परस्पर दो राज्यों के बीच अगर विवाद उत्पन्न होता है तो अनुच्छेद 131 के तहत वह सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा। संविधान के उल्लंघन से संरक्षण से संबंधित मामला है वह भी सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे अगला सवाल है, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है। ऑप्शन ए है परामर्शी अधिकारिता के अंतर्गत, ऑप्शन बी है अपीलीय अधिकारिता के अंतर्गत, ऑप्शन सी है संवैधानिक अधिकारिता के अंतर्गत और ऑप्शन डी है मूल अधिकारिता के अंतर्गत। आप लोग बताएंगे केंद्र और राज्य के बीच अगर विवाद उत्पन्न होता है तो वह सर्वोच्च न्यायालय में किस अधिकारिता के अंतर्गत जाता है। तो देखेंगे आंसर हो जाएगा मूल अधिकारिता। ऑप्शन के अनुसार से आंसर होगा मूल अधिकारिता। देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय के 3 अधिकारिता है, एक है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, उसके बाद 2 है अपीलीय
अपीलीय क्षेत्राधिकार और तीसरा है परामर्शी क्षेत्राधिकार। देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय के 3 क्षेत्राधिकार हैं। देखेंगे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार जो है इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 131 में है। इसी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को ही मूल क्षेत्राधिकार कहा जाता है, मूल अधिकारिता कहते हैं। ऐसे देखेंगे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है आत्यांतिक क्षेत्राधिकार और एक होता है समवर्ती क्षेत्राधिकार। तो देखेंगे अगर 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच या केंद्र और राज्यों के बीच अगर विवाद उत्पन्न होता है तो यह मूल अधिकारिता के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 131 में है। ऐसे देखेंगे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार 2 तरह का होता है, एक होता है आत्यांतिक क्षेत्राधिकार, एक होता है समवर्ती क्षेत्राधिकार। देखेंगे अपीलीय क्षेत्राधिकार का वर्णन जो है यह 132 से शुरू होता है और परामर्शी क्षेत्राधिकार जो कि कनाडा से लिया गया है, इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 143 में सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शी क्षेत्राधिकार का वर्णन है। ध्यान रखेंगे उच्च न्यायालय के पास परामर्शी क्षेत्राधिकार नहीं है। ठीक है, आइए आज के 13 नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे 13 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 137, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 130, ऑप्शन है अनुच्छेद 129 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 143। देखेंगे पुनः विलोकन यानी जुडिशरी रिव्यू की बात हो रहा है। कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय को वह कौन सा अनुच्छेद पावर देता है कि वह अपने द्वारा दिए गए निर्णय या आदेश पर पुनः विलोकन यानी पुनः विचार कर सकता है, उसको परिवर्तित कर सकता है। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 137। अनुच्छेद 137 में इसका वर्णन किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने दिए गए निर्णय या आदेश को परिवर्तित कर सकता है। देखेंगे अनुच्छेद 130। अनुच्छेद 130 में कहा गया है कि अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अगर सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाही को दिल्ली के अलावा अन्य शहर में अगर चलाना चाहते हैं तो राष्ट्रपति से अनुमति ले सकते हैं। देखेंगे अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा गया है। देखेंगे अनुच्छेद 143 में सर्वोच्च न्यायालय को जो है परामर्शी क्षेत्राधिकार दिया गया है, वह परामर्श दे सकता है और यह शक्ति कहां से लिया गया है, तो यह शक्ति कनाडा से लिया गया है। आइए आज के 14 नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे 14 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय को प्राप्त नहीं है? कौन सा क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय को प्राप्त नहीं है? देखेंगे पहला ऑप्शन है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, दूसरा ऑप्शन है अपीलीय क्षेत्राधिकार, ऑप्शन 3 है प्रशासनिक क्षेत्राधिकार और ऑप्शन डी है परामर्शी क्षेत्राधिकार। अब देखेंगे यहां से कूट शुरू होता है। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है केवल 4 और ऑप्शन डी है केवल 3 एवं 4। तो आप बताएंगे उच्च न्यायालय को कौन सा क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है? तो देखेंगे उच्च न्यायालय को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है, उच्च न्यायालय को अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त है। उच्च न्यायालय राज्य का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय होता है, यानी राज्य में जितने भी जिला न्यायालय है उसके दिए गए निर्णय को, उसके दिए गए फैसले को उच्च न्यायालय में अपील किया जाता है, सही है। उसे प्रशासनिक क्षेत्राधिकार है। उच्च न्यायालय को परामर्शी क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। तो आंसर पूछ रहा है कौन सा क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी केवल 4 उसे प्राप्त नहीं है, परामर्शी क्षेत्राधिकार उसके पास नहीं है। आइए आज के 15 नंबर सवाल को देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति निम्न में किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है संसद, ऑप्शन सी है मुख्य न्यायाधीश और ऑप्शन डी है विधि मंत्रालय। तो आप लोग बताएंगे
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कौन बढ़ा सकता है? तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा संसद। देखेंगे संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 1 में इसका वर्णन किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार संसद को है। और देखेंगे वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33+1 अर्थात 34 न्यायाधीश हैं, यानी एक मुख्य न्यायाधीश यानी 1 CGI और 33 अन्य न्यायाधीश, यानी टोटल जो है सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में 34 न्यायाधीश हैं। देखेंगे जब सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ था उस समय 6+1 यानी 6 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश थे। यानी जब सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ था यानी 1950 में इसमें 7 न्यायाधीश थे, लेकिन वर्तमान में 34 न्यायाधीश हैं। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे 16 नंबर सवाल आपके सामने है। भारत में चलित न्यायालय यानी मोबाइल कोर्ट का मानस पुत्र। देखेंगे कई बार यह सवाल पूछा जा चुका है कि भारत में किसे मोबाइल कोर्ट यानी चलित न्यायालय या चलंत न्यायालय बोला जाता है, का मानस पुत्र किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है PN भगवती, ऑप्शन बी है YB चंद्रचूड़, ऑप्शन सी है MN वेंकटचलैया और ऑप्शन डी है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मोबाइल कोर्ट के मानस पुत्र हैं। उन्होंने इसका विचार दिया था। देखेंगे मोबाइल कोर्ट यानी चलंत न्यायालय, यह एक ऐसा न्यायालय है जो चलता फिरता न्यायालय है, जो आपके गांव में, दूर दराज के गांव में वैसे लोग जिनकी पहुंच न्यायालय तक नहीं है, वैसे लोग जो न्यायालय के खर्च को वहन नहीं कर सकते, उन्हें फ्री में निःशुल्क न्याय देने के लिए इसका विचार दिया गया था। जो देने वाले व्यक्ति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और देखेंगे भारत में पहला चलंत न्यायालय, पहला मोबाइल कोर्ट हरियाणा में शुरू हुआ था 2008 में। देखेंगे भारत में पहला मोबाइल कोर्ट जो है हरियाणा में 2008 में शुरू हुआ था, जिसे चलंत न्यायालय कहते हैं। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा। ऑप्शन ए है सेशन न्यायाधीश, ऑप्शन बी है न्यायाधिकरण न्यायाधीश, ऑप्शन सी है मुख्य प्रेसिडेंसी और ऑप्शन डी है लघुवार न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो आप लोग बताएंगे भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत कौन सम्मिलित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा अधिकरण। देखेंगे ट्रिब्यूनल के जो न्यायाधीश होते हैं, ट्रिब्यूनल वाले, वो एक अलग होता है जो इसमें जिला में नहीं शामिल होते हैं, जिला न्यायाधीश में शामिल नहीं होते हैं। आइए आज के 18 नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे 18 नंबर सवाल है, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति निम्न में से किस देश से ली गई है? ऑप्शन ए है USA, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी है कनाडा और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा USA। न्यायिक पुनर्विलोकन क्या शक्ति जो है सबसे पहले अमेरिका में शुरू हुआ और जो है यह भारत में अमेरिका से लिया गया। देखेंगे ब्रिटेन से भारत में संसदीय व्यवस्था, एकल नागरिकता, विधि का शासन ब्रिटेन से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, केंद्र संबंध, संयुक्त बैठक। देखेंगे कनाडा से फेडरल सिस्टम, परामर्शी सिद्धांत, यह कनाडा से लिया गया। आइए आज के 19 नंबर सवाल को देखते हैं। 19 नंबर सवाल है, कुटुंब या परिवार न्यायालय। देखेंगे कुटुंब या परिवार न्यायालय फैमिली कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है। देखेंगे ऑप्शन ए है केवल उच्च न्यायालय में, ऑप्शन बी है केवल सर्वोच्च न्यायालय में, ऑप्शन सी है केवल अधीनस्थ न्यायालय में और ऑप्शन डी है ए एवं बी। आप बताएंगे फैमिली कोर्ट यानी परिवार न्यायालय या कुटुंब न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध किस न्यायालय में अपील किया जाता है? तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय में भी अपील किया जा सकता है और सर्वोच्च न्यायालय में परिवार न्यायालय यानी फैमिली कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में भी आप अपील कर सकते हैं, जिसका वर्णन अनुच्छेद 136 में है। 136 के तहत
आप सर्वोच्च न्यायालय में भी डायरेक्ट अपील कर सकते हैं। आइए आज के अंतिम सवाल को देखते हैं। देखेंगे, सिर्फ मौलिक अधिकार के उल्लंघन के मामले में किस न्यायालय में अपील की जा सकती है? ऑप्शन ए है सर्वोच्च न्यायालय में, ऑप्शन बी है उच्च न्यायालय में, ऑप्शन सी है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में, और ऑप्शन डी है अधीनस्थ न्यायालय में। आप बताएंगे आंसर क्या होगा। सिर्फ मौलिक अधिकार के उल्लंघन के मामले में किस न्यायालय में अपील की जा सकती है? तो देखेंगे आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। हम अभी बताए थे, सिर्फ अगर शब्द जुड़ जाता है, सिर्फ मौलिक अधिकार के उल्लंघन के मामले में पूछेगा तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत। अगर मौलिक अधिकार के साथ साथ अन्य अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत आप जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं। तो इस तरह से न्यायपालिका के सेशन में हम लोग आज 20 महत्वपूर्ण सवालों का डिस्कशन किया। फिर अगले वीडियो में जो न्यायपालिका के जो बचे सवाल है उसका डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए आज इतना ही, धन्यवाद।